गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो एमएसएन सेकंड आती है। एमएसएन उसमें क्या है, मिक्सअप कर रखा है कि एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकंड के कुछ पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, शॉक। तो शॉक क्या होता है? शॉक सबसे पहले हम बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है कि शॉक में बी डिफाइंड एज इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शन। मतलब कि किसी ब्रेन के अंदर, अब हम बात करें कि ब्रेन के अंदर जो O2 और न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड नहीं हो पाना और उसकी वजह से टिश्यू और सेलुलर मेटाबॉलिज्म का माल फॉर्मेशन और माल फंक्शन हो जाना ही शॉक कहलाता है। अब हम बात करते हैं शॉक क्या होता है। शॉक में भी डिफाइन एज ए कॉम्प्लेक्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एडिक्वेट ब्लड फ्लो ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू और सेल बॉडी। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होंगे। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स में सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक आता है, हाइपोवोलेमिक शॉक आता है, सेप्टिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है और एलर्जिक शॉक है। जनरल जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक है, न्यूरोजेनिक है, कार्डियोजेनिक है, सेप्टिक शॉक है, एनाफाइलेटिक शॉक है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। कि पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें हम कि पैथोफिजियोलॉजी जो होगी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि जो ड्यू टू द रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो रिस्क फैक्टर कोई भी हो सकता है, इसको हम इडियोपैथिक के रूप में मान सकते हैं, मतलब अननोन कोज हो सकता है कोई। हम इसका मेनली जो एक पर्टिकुलर कोज नहीं बता सकते हैं क्योंकि जैसे कार्डियोजेनिक है तो उसके अंदर अननोन कोज हो सकता है, क्योंकि कार्डियो जो हार्ट होता है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कोज नहीं होता है। इस पर्टिकुलर कोज की वजह से ही सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा, रिस्क फैक्टर की वजह से विच में लीड द सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जो रिस्क फैक्टर क्या करेगा, ब्लड फ्लो को कम करेगा, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो सीधी सी बात है बीपी कम होगा और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट कम होगा। सेल लैक ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई विच लीड टू द डिक्रीज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। सीधी सी बात है, जो लीड करेगा किसको, टिश्यू परफ्यूजन। इट मे बी टिश्यू हाइपोक्सिया, टिश्यू परफ्यूजन जो भी मे बी लीड टू द टिश्यू हाइपोक्सिया विच में प्रोड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन की कहीं कमी हो रखी है, हाइपोक्सिया मीन ऑक्सीजन की कमी, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन होगा। और वो टिश्यू परफ्यूजन क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसका एक सैम्पल सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम लोग जिम जाते हैं, जिम जाने पर हम लोगों में क्या होता है कि जिम गए हम तो वहाँ हम जैसे मसल की स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो वहाँ मसल स्ट्रेंथ करने की वजह से हमारे अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमारी मसल्स में किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करेगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से जो नॉर्मल फंक्शन सेल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और नॉर्मल फंक्शन सेल के डिस्टर्ब होने की वजह से ही शॉक का कारण बनेगा। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक की। इनिशियल स्टेज होती है, उसकी कंपनसेटरी स्टेज होती है, प्रोग्रेसिव स्टेज होती है और इरिवर्सिबल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज क्या होती है, नो सिम्टम्स नो साइन, क्योंकि क्लिनिकली ये प्रेजेंट नहीं होती। इनिशियल स्टेज का कहने का मतलब है कि ये क्लिनिकली प्रेजेंट नहीं होती। अब बात करते हैं हम कंपनसेटरी जो स्टेज होती है उसके बारे में बात करते हैं कि फीचर ऑफ शॉक अपीयर है, बॉडी क्राइसिस ऑफ द रिस्टोर ब्लड सप्लाई है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एक तरीके से। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एक्टिवेट, बायोकेमिकल एंड हार्मोनल जो नर्व हैं उनका एक्टिवेशन करवाएगी।
ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज के बारे में। जो प्रोग्रेसिव का मतलब है कि वो बढ़ती जा रही है अपने आप में। तो बिकम ए मोर सीरियस, कंटिन्यूस, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द जीआईटी सिस्टम के अंदर ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देगी, प्रोलोंग द हाइपर परफ्यूजन इन किडनी एंड रिजल्ट इन द जो टिश्यू परफ्यूजन है उसको डिक्रीज कर देगी। आज थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से थोड़ी वॉल्यूम ऐसी आ रखी है। इनिशियल फेल्योर ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ये सारे उसकी पैथोफिजियोलॉजी के ही फंक्शन बता रहा है। ये जितने भी हैं वो सारे लॉस ऑफ फंक्शनल एबिलिटी हो जाएगी, डिसफंक्शन ऑफ द हेमेटोलॉजिकल फंक्शन हो जाएंगे, और मायोकार्डियल डिसफंक्शन होगा विच मे लीड टू द इश्मिया एंड हाइपोक्सिया। इरिवर्सिबल स्टेज जो वापस कभी नहीं आती। फाइंड स्टेज ऑफ शॉक, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट, एंड इन दिस फेज इज ड्यू टू द एक्सट्रीम रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का एक्सट्रीम रिडक्शन होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बात करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वैसे तो हर शॉक के अंदर अलग अलग हम डिफाइन करेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई भी शॉक के ऊपर आ सकता है। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक के ऊपर एक पर्टिकुलर वे में आ गया क्वेश्चन, या एनाफाइलेटिक शॉक के ऊपर आ गया, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। आपको सबसे सीधी सी पता है, कार्डियोजेनिक शॉक होगा। शॉक का मतलब होता है उसके O2 और न्यूट्रिएंट्स का ख़त्म हो जाना सॉरी। लो ब्लड प्रेशर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। शैलो ब्रीदिंग होगी, जिसे टेकिपनिया बोलते हैं। रैपिड वीक पल्स होगा, डिज्निया एंड क्वांटिटी वो होगी। फिर ओलिगो यूरिया होगा, जर्नल वीकनेस आएगी, चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ब्लड कामी एंड स्किन हो जाएगी, बोल्ड स्किन हो जाएगी, बोल्ड एंड कामी स्किन। इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन की अगर बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ईसीजी है, वाइटल साइन है, लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब इसमें ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करेंगे, एबीजी एनालिसिस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, हार्ट का कर सकते हैं, पल्मोनरी एंड आर्टरी प्रेशर है, सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक होगा, सेप्सिक शॉक भी होगा, बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले शॉक के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले शॉक कौन सा आता है। ए शॉक कंडीशन ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी, इट टर्म एज ए हाइपोवोलेमिक शॉक। एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो शॉक हुआ, जनरेट हुआ, उसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ उसकी वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया तो टिश्यू परफ्यूजन जो था, देख कार्डियक आउटपुट अगर कम हुआ तो टिश्यू परफ्यूजन क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से इम्पेयर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड माल फंक्शन एंड माल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम है, डिहाइड्रेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल हिमोरेज है, बर्न विद लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है। इसकी कोज इसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरिया एंड नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ आईवी फ्लूइड विच मे लीड टू द शॉक हो सकता है। अब सेकंड जो कोज वो आता है शॉक, वो आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरो का मतलब ब्रेन से संबंधित, जिसमें क्या होता है मोस्टली न्यूरोजेनिक अकर व्हेन डिसफंक्शन और इंजरी टू द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इंजरी होने की वजह से कोज द एक्सटेंसिव डायलेशन और पेरिफेरल ब्लड लॉस की वजह से जो शॉक उत्पन्न हुआ उसे न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। ये शॉर्ट सिंपल नोट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग शॉक से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से क्या होगा, जैसे कोई चोट लगी एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, इसकी वजह से स्टिमुलेट होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस सिम्पैथेट हुआ। अब पीएनएस अगर स्टिमुलेट हुआ उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा और वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट कम होगी। हार्ट रेट कम होने की वजह से वीनस रिटर्न कम होगा और वीनस रिटर्न कम होने की वजह से टिश्यू परफ्यूजन होगा और वही कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिसके वजह से रिड्यूस होगी ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं अगले शॉक के बारे में
कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक क्या होता है? अकर ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सब्सटेंस एंड मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई और ल्यूमिनाई। अब बात करते हैं सेप्टिक शॉक जो है कोल्ड, इसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक बोलते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हो ही रहा है, कोलाई, फंगल इन्फेक्शन हुआ। सीक्रेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन रिलीज़ किए उसने, इंटरल्यूकाइन है, मोनोकाइंस हैं, ये सारे उसने रिलीज़ किए। तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, और कैपिलरी परमेबिलिटी अगर बढ़ी तो डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू डैमेज होगा। डायलेशन होगा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का और टिश्यू डैमेज होगा। उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज होगी ब्लड सप्लाई, नेजल ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब कोजेज या रिस्क फैक्टर में क्या क्या है? इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई है, जीआईटी है, आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब सम अदर टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन की वजह से बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी ऑल्सो सेप्टिक शॉक कंडीशन है। अब बात करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस का मतलब हो गया जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड जो है वो एनाफाइलेटिक है। इसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ड्यू टू हाइपर एक्टिव या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन लाइक ड्रग, केमिकल, वैक्सीन, पॉइजन, वेनम जिसे बोलते हैं, इंसेक्ट जैसे एंटी वेनम वगैरह होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एलर्जिक रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर। तो अगर हम बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल होगा वो बॉडी को एलर्जी कोज करेगा, तो ये बॉडी क्या होगी? वेजोडाइलेशन करेगी, और वेजोडाइलेशन अगर करेगी तो फ्लूइड लीक होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और एलर्जी शॉक में भी डेवलप्ड होगा। सीधी सी बात है। इसके कोजेज अगर अब हम बात करें, अब एनाफाइलेटिक के कोजेज मैं भूल गया तो मैं कैसे याद करूँ? सबसे पहले तो हाइपर एक्टिव एलर्जिक रिएक्शन होगा, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी होगी, इंसेक्ट बाइट, वैक्सीन, फूड प्रोडक्ट हैं, नट्स है, पीनट्स हैं, बहुत लोगों में इनकी वजह से एलर्जियाँ होती हैं बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ शॉक that develop the cardiac disease like MI, cardiac injury. In this condition, the heart is unable to supply the sufficient blood from the body part, or cardiogenic shock is the stage in which the so that unable to supply in the blood to the organ of body. Causes क्या है? Rupture of the heart vessel, acute myocarditis, end stage heart disease है, और इकोमेटिक इंजरी टू हार्ट है, सीवियर डिसएरिथीमिया है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या है कि स्टार्ट एबनॉर्मलिटी, डिसएरिथीमिया, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रॉब्लम्स होंगी। उसकी वजह से क्या होगा कि दो तरीके के काम होंगे। एक तो सिस्टोलिक के अंदर तो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया और कार्डियक आउटपुट कम हो गया। डिस्टोलिक के अंदर क्या हो गया? पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से पल्मोनरी इडीमा आएगा। पल्मोनरी इडीमा आएगा तो ऑक्सीजनेशन कम होगा, ऑक्सीजनेशन कम होगा तो सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, इसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, और अगर टिश्यू परफ्यूजन कम होगा तो इम्पैक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म कम होगा, और उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक अकर होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब हम टोटल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि नर्सिंग के अंदर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से मैनेजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। और जिस भी बच्चे पर अगर मैनेजमेंट ढंग से आए लिखना, मैंने सेकेंड ईयर में बहुत गलती की थी मैनेजमेंट की, मगर मेरी एक जो सीनियर्स हैं वो मेरी सिस्टर भी हैं और मेरे खुद बॉस हैं, उन्होंने मेरे को पर्टिकुलर मैनेजमेंट लिखना सिखाया। पर्टिकुलर मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया। आज मैं मैनेजमेंट अच्छे तरीके से लिखता हूँ उन्हीं की वजह से। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रैपिड एयरवे को एस्टैब्लिश करेंगे सबसे पहले तो। रैपिड इन्फ्यूजन टू ट्रीट द हाइपोवोलेमिया, रैपिड इन्फ्यूजन करेंगे इसकी वजह से हम ट्रीट कर सके किसको? हाइपोवोलेमिया की वजह से। कॉमन आईवी फ्लूइड देंगे उसको, 0.9% NS है, RL है, सम टाइप ऑफ एल्ब्यूमिन है जो कॉलोइड में आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन इज नीडेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे उसको। सैचुरेशन ऑक्सीजन का अगर वो होगा। डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम इसके, ठीक है, अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। अब हम खुद सोचो, आपने बहुत सारे शौक पढ़े तो इसका मतलब क्या हो गया?
कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होंगे, डेबिटामिन देंगे टू इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, डोपामीन देंगे इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा डोपामीन, एपिनेफ्रिन क्या करेगा, कार्डियक स्टिमुलेट करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा, रीनल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सेप्टिक शॉक में क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। सेप्टिक शॉक मतलब एलर्जिक वो होगा ना, बॉडी के द्वारा इंटरल्यूकन मोनोकाइन वगैरह जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई की वजह से डेवलप हुआ है, उसकी वजह से तो एंटीबायोटिक देंगे जो ट्रीट करेगी इन्फेक्शन को। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या देंगे, एड्रीनलिन देंगे, डेबिटामिन देंगे, एड्रीनलिन देंगे, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, हाइपोवोलेमिक के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर ब्लड की कमी होती है तो। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर नॉर एपिनेफ्रिन देंगे जो स्टिमुलेटेंट कर रही है। अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, जो नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट द 4th सेमेस्टर एफ इज नोन एज अ सेकेंड ईयर ऑफ नर्सिंग, द नर्सिंग मैनेजमेंट। डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द वॉमिटिंग, डायरिया, हाई फीवर। इसके कोजेज़ के वजह से ही हमने इसके डायग्नोसिस बनाए। नंदा डायग्नोसिस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि डायग्नोसिस कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द वॉमिटिंग ऑफ डायरिया, हाई फीवर, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, रैपिड रेस्पिरेशन एंड सेप्टिक शॉक कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसका, अगला जो इसका वो आता है, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू द हाइपोवोलेमिया और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है साहब। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन की वजह से एंजाइटी हुई, ठीक है। पेन इज रिलेटेड, पेन में एक्यूट पेन है, क्रोनिक पेन है, दोनों आ सकते हैं, और एक्यूट पेन पे डायग्नोसिस बनता है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन ऑफ अननोन रीज़न की जो हमने उसकी कोजेज जो ईटियोलॉजी देखी उसके अंदर तो कोई रीज़न ही नहीं था, क्योंकि वो इडियोपैथिक था, अननोन कोज था ना उसका, इस वजह से। अब हम बात करते हैं नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द डिजीज़ कंडीशन, या फैमिली केयर गिवर, या फिर फैमिली एजुकेशन। हमने बात करी शॉक की, आपने एक एक करके सारे शॉक के मैनेजमेंट देखे, शॉक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, उसके बारे में पूरी चीज़ें पता करी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो 4th सेमेस्टर का है और जो 1st सेमेस्टर के बारे में हम टॉपिक्स के बारे में